हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं बायोलॉजी का धमाकेदार वीडियो, है ना। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा था क्लास में कि मैं बहुत जल्दी बायोलॉजी का भी लेकर आऊंगा, लेकिन बायोलॉजी का जो आज का टॉपिक है या जो मैं पढ़ाने वाला हूं सारे स्टूडेंट्स को, सारे व्यूवर्स को जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि बायोलॉजी का जो लेक्चर पार्ट वाइज आएंगे वो सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपकी बहुत सारे नॉलेज बढ़ेगी। देखिए, बायोलॉजी को ना ही मैं एकेडमी के टर्म पे पढ़ाने जा रहा हूँ, ना ही आप उस पर कोई बड़े कंपटीशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक हम लोग का जो जनरल कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बायोलॉजी को डील करने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये पूरा डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना डिटेल में रहेगा कि आप बायोलॉजी को समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं। अन्य बुक्स को भी अगर आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बहुत कुछ हमें शिक्षा देता है, बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। प्रत्येक ह्यूमन बींग्स को जो हमारे देश में है, विदेश में, कहीं पर भी हैं, बायोलॉजी को जानना चाहिए। चलिए तो आज हम लोग फटाफट शुरू करते हैं बायोलॉजी का पहला लेक्चर और हम लोग कोशिश करते हैं बायोलॉजी को जानने का। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी हम लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक, देखिए जीव विज्ञान जो है ना, इनके जो गुरु जी हैं उनके नाम है अरस्तु। इनके गुरुजी का नाम है अरस्तु, याद रखिएगा। यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लोग एरिस्टोटल कहते हैं। आपको मैंने हिस्ट्री के क्लास में भी अरस्तु के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। अरस्तु जी एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं, सिकंदर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। सिकंदर के जो गुरुजी हैं वो अरस्तु ही हैं। देखिए, बायोलॉजी का जन्मदाता सिकंदर के गुरुजी का नाम ही अरस्तु हैं, ठीक है। वे वही अरस्तु हैं जिन्होंने बायोलॉजी को हम लोग तक पहुंचाया। आज अगर अरस्तु जी नहीं होते तो शायद हम लोग आज बायोलॉजी से इतनी परिचय नहीं हो पाते, और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से हम लोग बहुत कुछ जान पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बायोलॉजी को अगर आप समझें तो बायोलॉजी को दो टर्म में हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग जूलॉजी, याद रखिएगा, जूलॉजी। और दूसरा होता है, मेरा याद रखिएगा, बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी जो है ना हम लोग जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं, इसको हम लोग जंतु विज्ञान से जानते हैं। जंतु विज्ञान मतलब जितनी भी जंतु हैं दुनिया में, ठीक है, जो भी जीवित चीज हैं, राइट। लेकिन इसमें एक खास बात होता है, ठीक है, कि इस पे एक बहुत भारत के एक बड़े विद्वान थे, ठीक है, आपका जगदीश चंद्र जी, उन्होंने कहा था कि जीवित तो पेड़ पौधे भी हैं, तो क्या इसको हम लोग जूलॉजी के अंदर रख सकते हैं? तो नहीं, इसको हम लोग जूलॉजी के अंदर नहीं रख सकते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जूलॉजी में जो है ना मूवमेंट होता है, याद रखिएगा, मूवमेंट होता है जूलॉजी में, यानी कि इसमें लोकोमोशन होते हैं। और बॉटनी जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग पादप जंतु, है ना, पादप जंतु, ठीक ना, समझिएगा। मतलब जान तो होती है लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। समझ गए बात को? मूवमेंट समझिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हालांकि हम लोग जूलॉजी के जो फादर हैं उनको भी हम लोग अरस्तु को ही मानते हैं, लेकिन बाद में जाकर हम लोगों ने देखा कि बॉटनी के जो फादर है वो थियोफ्रेस्टस है, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। इनके जो फादर हैं वो है कौन? अरस्तु। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बात को। तो अभी हम लोग बॉटनी में थोड़ा समय है, बॉटनी को जानने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, तो हम लोग जूलॉजी को शुरू करते हैं। देखिए, जूलॉजी में पहला चैप्टर आता है सेल। सेल क्या सर? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, याद रखिएगा। सेल का एक साइंटिफिक नाम हम लोग जानते हैं क्या? देखिए, सेल का एक साइंटिफिक नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटो, CYTO, साइटो। इसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसी साइटो में हम लोगों ने लॉजी लगा दिया, लॉजी, याद रखिएगा। अभी आपने पढ़ा बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, अपने कार्डियोलॉजी सुना ही होगा ये सब। तो जिस किसी भी शब्द के बाद लॉजी लग जाए तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, दैट मीन्स टू स्टडी, अध्ययन, ठीक। तो साइटो में लगा दीजिए लॉजी, तो ये बन जाएगा साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका का जो अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, राइट। आगे बढ़िए।
कोशिका जो है यानी कि सेल जो है ना, वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अच्छा, इकाई का मतलब क्या सर? यूनिट, याद रखिएगा। यानी कि जो कार्य करने की शक्ति हो, जो कार्य करने की क्षमता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। यानी कि ये बायोलॉजिकल फंक्शन की तरह वर्क करता है, वो छोटे छोटे यूनिट्स में। आगे बढ़ते हैं। कोशिका जो है वो जैविक रासायनिक है, जो अणुओं से यानी कि मॉलिक्यूल से बनी एक संरचना है, एक रचना है। ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें स्टैब्लिश्ड है। देखिए, यह कोशिका की झिल्ली से घिरी होती है। ये क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसका स्ट्रक्चर देकर समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, ये शरीर का सबसे छोटा से छोटा अंग है जो हर काम को कर सकता है, याद रखिएगा। तो छोटा से छोटा अंग याद रखिएगा, सेल नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सेल को बहुत छोटे अंग मानते हैं। नहीं, तो सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए है, आरएनए है, जीन है। जीन को हम लोग हालांकि बहुत मानते हैं, लेकिन अगर आप एक सेल के अंदर मानेंगे तो आप मान सकते हैं क्या? माइक्रोप्लाज्मा को। ठीक ना, माइक्रोप्लाज्मा को आप लोग सबसे छोटे इकाई इसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसका भी मैं कहीं ना कहीं दे दूंगा नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कोशिका के अध्ययन के जीव विज्ञान का साइटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, देखिए, एक बार एक विद्वान थे जो क्या कर रहे थे कि वो मतलब बैडमिंटन खेल रहे थे। ठीक है, तो बैडमिंटन खेलते खेलते उन्होंने देखा कि कॉर्क है ना, कॉर्क, वो कॉर्क गिर गया नीचे। तो उस कॉर्क को उठाया उन्होंने, और कॉर्क को क्या करा कि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से, यानी कि उन्होंने है ना माइक्रोस्कोप में उसे बढ़िया से देखा। तो उन्होंने जब कॉर्क को स्टडी किया तो कॉर्क में वो देखे छोटे छोटे कुछ चेंबर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं। ठीक है, चेंबर्स बने हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। एक छोटे छोटे चेंबर्स बने हुए हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कोठरियां कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉर्क के कोठरियों को उन्होंने क्या नाम रख दिया? सेल। तो वो जो विद्वान थे ना, उन्हीं का नाम था रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा, सेल का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब करा था? 1665 ईस्वी में। लेकिन आप इस बात को जानिए, कॉर्क क्या है? कॉर्क निर्जीव चीज है। यानी कि उन्होंने जो यह कोशिका का नाम दिया, वह मरी हुई कोशिका का नाम दिया। कॉर्क मरा हुआ है, उसमें तो जान है नहीं, तो उन्होंने उसका नाम दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा बात को, कोशिका की खोज किसने करा? रॉबर्ट हुक ने। कब करा? 1665 में, और वह एक मरी हुई कोशिका की खोज उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए, जीवित कोशिका का, हालांकि बाद में बहुत सारे लोगों ने इसमें पूछा कि आखिर मरी हुई कोशिका, तो जीवित कोशिका क्या होगा? तो जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले, याद रखिएगा, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने करा था। कब किया था? 1674 में, 1674 में। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा, ये जब खोज हुई थी तो खोज में क्या देखा गया था? मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोग को एक देना चाहता हूं फिगर। ठीक है, देखिए, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, याद रखिएगा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका की जो केंद्र है, यानी कि इस प्लेस को देखिए यहां, ठीक ना, उस केंद्र का पता लगाया। और आपको मैं बता दूं अभी कि झिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, याद रखिएगा, आपका अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग को मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले दिया। उसके बाद पुरकिंजे एक विद्वान थे जिन्होंने 1839 में, तथा वॉन मॉलने, ठीक ना, 1846 में कोशिका में पाए जाने वाली, ठीक है, कुछ तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीवदर के नाम से दिया, जो जीवदर को हम लोग प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं, जैसे कि कुछ अंग का नाम मैं लेना चाहूंगा, माइटोकांड्रिया, वोक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है, उसके बाद आएगा सेंट्रोसोम, इसके बाद लाइसोसोम, इसके बाद आएगा आपका प्लास्टिड, इसके बाद आएगा आपका एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, ठीक है, उसके बाद आपका इसमें और आएगा, जो आएगा मैं देख लूंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स को समझिए। तो ये क्या है कि ये जो अंग है एक कोशिका के अंदर जो स्टेबल्स है, तो याद रखिएगा इसमें
एक दूसरे से टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते समझिएगा कि इसके अंदर छोटे छोटे दानेदार कुछ बात है, दानेदार चीज पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इस तरल पदार्थ को हम लोग, याद रखिएगा बात को, मैं पहले बना देता हूं। ठीक है, हाँ, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस तरल पदार्थ को हम लोग, याद रखिएगा बात को, हाँ, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। याद रखिएगा, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मा कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो बाहरतम परत को, ये वाला जो गोल सा है ब्लू कलर का, इसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। याद रखिएगा, जीव द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक और होता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग अभी जानेंगे। क्या कि न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे कुछ दानेदार चीज होता है जो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। इसी को तो हम लोग डिस्कस पे लाएंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक ना, क्रोमेटिन क्या होता है, वो किस तरह से वो जाल नुमा संरचना होता है, उसको हम लोग तोड़ेंगे तो उसके अंदर डीएनए आएगा, उसके अंदर आरएनए आएगा, उसमें जीन होगा, जीन किस तरह से होता है, किस तरह से वो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, तो वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। फिलहाल मैं आपको छोटी छोटी चीजों को आपको देने का कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेनसॉन ने 1839 में दिया था। उन्होंने क्या लिखा था, समझिएगा बात को, ठीक ना। उन्होंने कहा था क्या कि हमारी जो कोशिका है, ठीक है, वो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यूज का, ठीक है, और उत्तक को मिलाकर अंग का निर्माण होता है। याद रखिएगा, और अंग को मिलाकर, ठीक है, हम लोग को तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र को मिलाकर, ठीक है, जीव का निर्माण होता है, जिसको हम लोग शरीर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? स्लाइडेनसॉन दिया था। कब दिया था? 1839 को दिया था। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, कोशिका को मिलाकर उत्तक का निर्माण, उत्तक को मिलाकर अंग का निर्माण, अंग को मिलाकर तंत्र का निर्माण, दैट मीन्स सिस्टम, ठीक है, एंड सिस्टम को मिलाकर यानी तंत्र को मिलाकर जीव का निर्माण, जिसको हम लोग शरीर कहते हैं। और एक शरीर को बनने का कारण क्या होता है? कोशिकाओं का ये एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कोशिका का आखिर आकार क्या होता है, कि इसका शेप क्या होता है, समझिएगा। सबसे बड़ी कोशिका अगर आप देखा जाए तो हम लोग शुतुरमुर्ग में पाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच कहते हैं। इसकी जो आकार है लगभग याद रखिएगा 170, ठीक ना, आपका मीटर से लेकर होगा 135 तक। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए तो कहां होगा? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक ना, गैलिस्टिकम। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, इसकी जो शेप होती है वो क्या होता है? इसका आकार 0.1, ठीक है, माइक्रोमीटर। समझ के बात को, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा गैलिस्टिकम में क्या होता है कि इसकी आकार कितना होता है? 0.1 आपका माइक्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। मानव का जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है ओवम। याद रखिएगा, वो क्या होता है? ओवम होता है, यानी कि अंडाणु जो फीमेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहां पर? तो हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। मानव का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? स्पर्म, जो मेल के अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। इसी क्लास के अंत में हम लोग यहीं पर आगे जाकर पढ़ेंगे कि आपका ओवम और स्पर्म ये दोनों क्या होता है? हमारा युग्मक होता है। यही जाकर आगे जाकर एक पुरुष या फिर महिला का निर्माण करते हैं। जब ये युग्मक बनता है तो ये 2 हैप्लोटाइड होता है, जिसका 2n के अंतर्गत आता है। इस पे हम लोग एक अच्छा सा लेक्चर बना देंगे, एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे कि दोनों मिलता है तो युग्मक कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव का सबसे बड़ा लंबा कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक ना, जो हम लोग ब्रेन के अंदर पाया जाता है, न्यूरॉन। ठीक है, आगे हम लोग और भी देखेंगे, इसका एक और भी पार्ट हम बनाएंगे। आई होप सो कि आप लोग इतना पॉइंट आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मे भी हो सके तो ये आज का जो बनाया हुआ वीडियो कल ही आपको मिल जाएगा, और इसका एक और पार्ट भी आपको कल ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारे बायोलॉजी के पहला चैप्टर यानी सेल के बारे में हम लोग जानने का कोशिश किए। तब तक के लिए आज हम लोग यही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।